लेक्चर 72 तुम जान मेरी तुम ही दिल हो फ्रेशर्स पार्टी की तैयारी। अब आगे एव अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और गुस्से से सिमी पर अपना हाथ उठा देता है। सिमी डर से कांप उठती है, पर एव अपना हाथ रोक लेता है। उसे बचपन का याद आता है जब उसने प्रॉमिस किया था कि वो अब कभी उस पर हाथ नहीं उठाएगा। सिमी डर की वजह से एव के ही सीने लग जाती है और तेज तेज रोने लगती है। एव का गुस्सा बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ था, उसकी आंखें जल रही थी। सिमी की कई सारी बातें उसके माइंड में घूम रही थी। जो हाथ उसने सिमी को मारने के लिए उठाया था, वो उसकी मुट्ठियां कसकर बना लेता है, पर वो सिमी को इस बार गले नहीं लगाता, और इसलिए सिमी और रो रही थी। एव एक झटके से सिमी की बाजुओं को पकड़ उसे खुद से दूर करता है और बिना उसकी तरफ देखे सीधे वॉशरूम की तरफ चला जाता है और एक तेज धम्म की आवाज से वॉशरूम को डोर लॉक कर देता है और सिमी वहीं बेसुध बेड पर बैठ जाती है। उसके आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बस यही सोच रही थी कि आज पहली बार मॉन्स्टर ने उसे खुद से दूर किया था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसे पता था गलती उसकी ही है, क्योंकि एव कभी उसे किसी चीज के लिए नहीं रोकता टोकता था। उसे दुनिया की हर एक चीज लाकर देता था जो सिमी को एक ही नज़र में पसंद आती थी। वो उसे तभी मना करता था जब सिमी किसी लड़के से बात या उसकी तरफ हल्का सा देख भर ही ले। पर सिमी को बचपन से एव पजेसिव नेचर की आदत हो गई थी। सिमी को अभी तक एहसास नहीं है कि एव की नाराजगी उसे कितना दर्द दे रही है। उसे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो बस रो रही थी। उसे नहीं पता था कि एव अब उसके लिए उसकी जीने की वजह बन चुका है, और आज एव ने उसे मना किया था। इसका मतलब साफ था कि वो 10 साल पुराना कुछ भी दोहराना नहीं चाहता था, क्योंकि एव के कई सारे दुश्मन थे और कुछ को तो सिमी के बारे में भी पता चल चुका था, जिस वजह से वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। पर सिमी को ये नहीं पता था। सिमी बार बार वॉशरूम की तरफ ही अपनी आंखों में आंसू लिए देख रही थी, पर एव अभी तक नहीं आया था। एव अंदर शॉवर ऑन करके उसके नीचे खड़ा था। वो शर्टलेस था, जिस वजह से पानी की बूंदें उसके एब्स और मस्कुलर बॉडी पर मोती के जैसे लग रहे थे। वो शॉवर के ठंडे पानी में खुद को शांत कर रहा था। उसका ऑरा ठंडा था और इसके फेस पर कोई भी इमोशंस नहीं थे। 20 मिनट बाद वॉशरूम का गेट खुलता है और एव उसमें से बाहर निकलता है। उसने ब्लैक कलर की नाइट पैंट पहन रखी थी और ऊपर वो शर्टलेस था। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, नीली आंखों में कोई भाव नहीं था। उसके बाल से अभी भी पानी टपक रहा था, जो उसे काफी हैंडसम और अट्रैक्टिव बना रहा था। सिमी जो अभी तक रो रही थी, वो जैसे ही गेट खुलने की आवाज सुनती है तुरंत उस ओर देखती है और बिना कुछ सोचे समझे भागते हुए एव के पास जाती है और उसके गले से लग जाती है। बाहों में तेरी आके लगाऊं, मेरा सफर तो यहीं तक है, तुमसे शुरू तुम पे ही खत्म, मेरी कहानी तुम ही तक है। सिमी के ऐसे अचानक आकर उसके गले लगने से एव तुरंत सिमी के गिरने के डर से उसे कमर से पकड़ लेता है और सिमी उसके सीने से लगकर सिसकने लगती है। दिल को जो दे राहत सी, तुझमें है वो खामोशी। 100 बार तलाश लिया खुद को, कुछ तेरे सिवा न मिला मुझको। सांसों से रिश्ता तोड़ भी लूं, पर तुमसे तोड़ न पाऊंगी। सिमी सिसकते हुए बोली, आई एम सॉरी हबी, प्लीज माफ कर दीजिए। मैं आपसे दूर नहीं रह पाऊंगी, मैं आपकी नाराजगी नहीं सह पाऊंगी हबी, प्लीज। मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, इस चाहत में मर जाऊंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। एव सिमी के मुंह से अपने लिए हबी सुनकर बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है और सिमी का बार बार उसे हबी कहना उसे दिल में बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी, जो वो शब्दों में कभी कह ही नहीं पाएगा। वो सिमी को कसकर अपनी बाहों में उठा लेता है और सिमी उसके सीने से लगकर अपनी लाल हो चुकी आंखों में आंसू लिए एव के चेहरे को देखने लगी। एव भी एक टक ही देख रहा था। आंखें खुले तो मैं देखूं तुझे, सिर्फ यही फरमाइश है, पहली तो मुझको याद नहीं, तू मेरी आखिरी ख्वाहिश है। सह लूं मैं अब तेरी कमी, मुझसे ये होगा ही नहीं,
एव के फेस अब एक स्माइल थी। सिमी उसे स्माइल करता देख हैरान थी, पर वो बहुत खुश थी कि उसका मॉन्स्टर उससे नाराज नहीं है। वो प्यार से उसके सीने में अपना छोटा सा सर घुसा लेती है। एव को तो सिमी की इन्हीं सब हरकतों पे ही तो प्यार आता था। तुम ऐसे मुझमें शामिल हो, तुम जान मेरी तुम ही दिल हो। शायद मैं भुला दूं खुद को भी, पर तुमको भूल न पाऊंगी। मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, इस चाहत में मर जाऊंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। एव सिमी को ऐसे ही बड़े प्यार से उठाकर बेड पर लाता है और उसे बैठा देता है। फिर वो उसके चेहरे पर आए आंसू को अपने हाथों से साफ करते हुए हल्की सी स्माइल करते हुए बोला, तुमने मुझे तभी क्या कहा था? उद्धरण चिन्ह। सिमी न समझी में क्यूट सी आवाज में बोली, क्या कहा था मैंने? एव धीरे से जवाब देता है, तुम्हें नहीं पता। उद्धरण चिन्ह। सिमी पाउट करते हुए सोचने लगती है और फिर कुछ याद करते हुए धीरे से बोली, मैंने कहा था कि सॉरी। एव उसे अपनी नीली आंखों से घूरने लगता है। सिमी सकपका जाती है और जल्दी से याद करती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने एव को हबी कहा था। उसका छोटा सा चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। एव स्माइल करते हुए बोला, हम्मम तो माय लिटिल वाइफी, अब से तुम मुझे वही नाम से बुलाओगी। उद्धरण चिन्ह। सिमी बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए बोली, नहीं मैं नहीं बोलूंगी। एव कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा तो तुम्हें अब बनारस नहीं जाना क्या? बनारस का नाम सुनते ही सिमी की आंखें फिर से चमकने लगती है और वो जल्दी से 3-4 बार अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। एव सिग्नेचर स्माइल करते हुए बोला, ओके अगर जाना है तो तुमको मुझे उसी नाम से हमेशा बुलाना होगा। उद्धरण चिन्ह। सिमी ये सुनकर एव को घूरने लगती है, पर एव का ये ऑर्डर था जिसे मानना ही था अगर उसे घूमने जाना है तो। सिमी न चाहते हुए भी हाँ में सर हिला देती है। एव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। फिर वो सिमी को लेकर बेड पर लेट जाता है और सिमी को अपने ऊपर लेटा लेता है। सिमी भी एव के ब्रॉड चेस्ट में किसी छोटे बच्चे की तरह खुद की जगह बनाते हुए एव से चिपक कर लेट जाती है। एव उसके बालों को सहलाते हुए कुछ सोचने लगता है। तभी धीरे से सिमी बोली, हबी आप खाना नहीं खाओगे? एव का तो सिमी के मुंह से आज हबी शब्द सुनकर ही पेट भर चुका था। वो धीरे से बोला, नहीं मैंने डिनर बाहर किया था। उद्धरण चिन्ह। सिमी ये सुनकर चुप हो जाती है। इसी तरह दोनों आज एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो जाते हैं। उधर सात्विक के रूम में आज अन्वी उसी के साथ उसी के रूम में थी। वो दोनों आराम से एक दूसरे की बाहों में लेटकर बातें कर रहे थे। तभी सात्विक के फोन पर किसी का कॉल। सात्विक कॉल देखता है तो उसका मुंह बन जाता है। वो कॉल उठाते हुए बोरियत में बोला, क्या है, क्यों किया है कॉल? उधर से शिविन परेशान आवाज में बोला, यार आज तेरा दोस्त नहीं तेरा जीजा बनकर फोन किया हूँ, मदद कर दे यार मेरी। सात्विक बेड से उठता तो अन्वी भी उठकर बैठ जाती है और उसे देखने लगती है। सात्विक चिढ़ते हुए बोला, जीजा जी बताए मैं आपकी इतनी रात में क्या मदद कर सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। शिविन बोला, यार रहाना ने नंबर ब्लॉक कर दिया है मेरा और उसने कहा कि अगर मैं अगले 10 मिनट में उससे आकर नहीं मिला तो हमारा रिलेशन खत्म, प्लीज साले मदद कर दे। उद्धरण चिन्ह। सात्विक हंसते हुए बोला, मेरी बहन सही कर रही है, तेरे साथ यही होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। शिविन गुस्से से बोला, तू मेरी मदद कर रहा है कि नहीं, या फिर ये चाहता है कि तेरी बहन खुद अपने हाथ से अपने पति को मार डाले? सात्विक उसे शांत कराते हुए बोला, अच्छा अच्छा रुक मैं कुछ करता हूँ, तू पीछे के गेट पर आ, मैं गेट खोलता हूँ आकर। उद्धरण चिन्ह। शिविन एक्टिंग करते हुए बोला, तू ही मेरा असली साला है यार। सात्विक बोला, बस बस तूने मुझे भी डिस्टर्ब किया है, मैं भी अपनी वाली के साथ। अब फोन रख। ये कह सात्विक बेड से उतरता है। अन्वी उसके पास ही थी तो उसने उनकी सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वो भी स्माइल करते हुए बोली, जाइए नहीं तो अहाना दी सच में शिविन जीजू को मार देंगी। उद्धरण चिन्ह। सात्विक अन्वी के गाल खींचते हुए चला जाता है। पीछे वाली गेट पर शिविन खड़ा था, तभी गेट खुलता है। शिविन जल्दी से अंदर आकर सात्विक के गले लग जाता है और फिर तुरंत जल्दी से दूर होते हुए बोला, थैंक्स साले साहब, अब मैं चलता हूँ।
उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो बिना सात्विक की बात सुने तुरंत अहाना के रूम की तरफ चला जाता है और सात्विक लाचारी से अपनी गर्दन हिला देता है। चिक्की के रूम में चिक्की फोन पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, तभी उसके पास किसी का मैसेज आता है। अननोन मैसेज देखकर चिक्की इग्नोर कर देती है, पर एक बार फिर मैसेज आता है। चिक्की इस बार उस मैसेज आइकन को टच करके उसे देखने लगती है। उसमें लिखा था, हेलो झांसी की रानी, अभी तक जग रही हो? उद्धरण चिन्ह। चिक्की अपनी आंखें छोटी करके उस मैसेज को घूरने लगती है और फिर पूछती है, कौन हो तुम और मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो? उद्धरण चिन्ह। उधर समीर अपने बेड पर लेटकर स्माइल करते हुए चिक्की के मैसेज का जवाब देता है, इतनी जल्दी भूल गई? अभी कल ही तो मिले और कल ही तो मैंने तुम्हें किस। समीर जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। चिक्की जैसे ही ये पढ़ती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और किस का नाम सुनते ही उसका चेहरा अपने आप ब्लश करने लगता है। वो समझ जाती है कि ये कौन है। वो थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए रिप्लाई करती है, तुम अमीरजादे, तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? समीर स्माइल करते हुए जवाब देता है, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मुझे तुम्हारा नंबर पता लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। उद्धरण चिन्ह। इसी तरह वो दोनों लड़ते झगड़ते बहुत देर तक बात करते रहे। चिक्की को समीर से बात करके बहुत अच्छा लग रहा था, पर वो शो नहीं कर रही थी। सभी अपने अपने वाले और वाली के साथ सुकून से थे, सिवाय धैर्य के वो अकेला ही घोड़े बेचकर सो रहा था। अगली सुबह यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। आज सभी कॉलेज आए थे और सभी बहुत खुश थे क्योंकि सिमी ने उन्हें बता दिया था कि हम सब बनारस चल सकते हैं। मॉन्स्टर ने परमिशन दे दी है और आज कॉलेज ऐप भी आया हुआ था। सभी अपने क्लास में थे। अनवी, अहाना, सिमी और चिक्की, इन सब को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि सब देर रात तक जगी हों। हालांकि ऐसा वैसा किसी के बीच नहीं हुआ था, पर चेहरा थोड़ा मुरझाया सा था। और वहीं सात्विक, शिविन, धैर्य सब बिल्कुल नॉर्मल थे। ऐव का तो अपना अलग ही ऑरा था। वो चुपचाप सिमी के साथ बैठकर पढ़ रहा था। सिमी का तो मन अनवी, चिक्की, अहाना लोगों के साथ बैठने का था, पर अपने साथ बैठे शैतान के आगे वो क्या ही कह पाती। ऐव आज क्रीम एंड ब्लैक कलर के आउटफिट में कमाल का लग रहा था। क्लास की सारी लड़कियां ऐव को देखकर आहें भर रही थी, पर सिमी को उसके साथ देखकर जली जा रही थी। ऐव सिमी के हाथ को पकड़े अपनी बुक पढ़ रहा था। तभी वहां एक मैडम आती हैं, जो उम्रदराज थी। सब उन्हें ग्रीट करते हैं, पर मजाल है कि ऐव आंख उठाकर भी उन्हें देख ले। उन मैडम का नाम लता था। वो ऐव को घूर रही थी। सिमी लाचारी से ऐव की तरफ देख रही थी कि कम से कम वो टीचर से तो अच्छा बिहेव करे, पर ऐव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लता जी भी उसे इग्नोर करते हुए सबसे मुस्कुराते हुए बोली, तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब सीनियर्स हैं, तो आप सब अपने जूनियर्स और जो फ्रेशर्स आए हुए हैं, उन सब के लिए फ्रेशर्स पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। उद्धरण चिन्ह। फ्रेशर्स पार्टी का नाम सुनकर सब जोर जोर से हूटिंग करने लगते हैं। सब काफी खुश थे। उन्हीं में से सिमी भी थी। वो भी बहुत खुश थी, पर अभी उसके साथ एक शैतान बैठा था, जिसकी वजह से वो अपनी खुशी दिखा नहीं सकती थी। लता जी सबको शांत कराते हुए बोली, इस फंक्शन की थीम, डेकोरेशन और भी सब कुछ आप सब करेंगे, जिसमें से 3 हेड होंगे जो ये सब करेंगे, और उनका नाम अखंड वाधवा, सात्विक वाधवा और शिविन ओबरॉय है। ये तीनों लोग सेलेक्ट किए गए हैं। इसके लिए ऐव को इन सब बकवास चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो तुरंत उनकी बात काटते हुए एरोगेंट आवाज में बोला, मेरे पास इन सब फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है, तो आप मेरा नाम निकाल दीजिए। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज पर सारी क्लास में सन्नाटा छा गया। उसकी आवाज ही काफी थी किसी को कंपाने के लिए। सात्विक हमेशा की तरह अपने भाई की बातों को संभालते हुए बोला, सॉरी मैम, पर हम लोग संभाल लेंगे उसे, आप इन सब में मत लाइए। उद्धरण चिन्ह। लता जी घूर कर ऐव को देखने लगती है। ऐव भी नीली आंखों से उन्हें ही घूर रहा था और सिमी अपने सर पर हाथ रखकर बैठी थी। वो यही सोच रही थी कि वो इस आदमी का क्या करे आखिर। लता जी को सात्विक की बात सही लगती है, तो वो सबको सब कुछ समझाकर चली जाती है।
और पार्टी 2 दिन बाद थी तो सब तैयारी में जुट जाते हैं। तभी अन्वी, अहाना, चिक्की, शिवी सभी सिमी के पास आती हैं। तो क्या होगा अब पार्टी में, क्या एव आएगा इस पार्टी में? 73 में उसे वही मौत दूंगा। अब आगे अन्वी, अहाना, चिक्की, शिवी सभी सिमी के पास आते हैं। सबको अपने पास आता देख सिमी एव से अपना छोटा सा हाथ छुड़ाते हुए क्यूट सी आवाज में बोली, हबी हाथ छोड़िए मेरा, सब हमारे पास आ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। एव जो बड़े ही ध्यान से पढ़ रहा था, वो सिमी के ऐसे कहने से डिस्टर्ब हो जाता है और घूर कर सिमी को अपनी नीली आंखों से देखने लगता है। सिमी इनोसेंट सी शक्ल बनाकर उसे इशारे में सबकी तरफ देखने को कहती है। तब तक वो सभी उसकी डेस्क पर आ चुकी थी। सिमी का चेहरा अब शर्म से लाल हो रहा था और एव को तो जैसे कुछ फर्क ही न पड़ता हो, और सभी लड़कियां उन दोनों के हाथ को ही देख रही थी। एव एक नज़र उन सभी को देखता है तो हना उससे बोलती है, भाई हमें फ्रेशर्स पार्टी के लिए कुछ तैयारियों में सिमी की हेल्प चाहिए, तो क्या हम इसे ले जा सकते हैं? सिमी तो अब डूब के मर जाना चाहती थी इस मॉन्स्टर के चक्कर में, क्योंकि उसने अभी तक उसका हाथ नहीं छोड़ा था सबके देखने के बावजूद भी। और वहां खड़े सभी को सिमी की हालत पर हंसी और तरस दोनों आ रहा था। एव अहाना की बात सुन सिमी की तरफ देखता है जो उससे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से भीख मांग रही थी कि प्लीज अब छोड़ दो मुझे। एव सिमी का हाथ छोड़ते हुए उससे बॉसी टोन में बोला, ज्यादा काम करने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी आना वरना तुम भूल जाना कि तुम किसी पार्टी में भी जाओगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी खुलेआम धमकी से तो सिमी का मन कर रहा था या वो खुद मर जाए या अपने सामने बैठे शैतान को मार डाले, पर अफसोस वो दोनों में से अभी कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो अच्छे बच्चे की तरह हमें सर हिला देती है और सबके साथ कैंटीन चली जाती है। आज क्लासेज कम थी क्योंकि पार्टी की तैयारियां करनी थी। उन सब लड़कियों के जाने के बाद सात्विक और शिविन एव के पास आकर बैठ जाते हैं। एव अपने साइड उन दोनों को बैठता देख उन्हें घूरने लगता है तो शिविन बेफ्रीकी से हंसते हुए बोला, जब तक हमारी भाभी नहीं है तब तक हम दोनों अपने भाई को कंपनी देने आ गए। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर सात्विक को हंसी आ गई और एव का चेहरा डार्क हो गया। एव के कुछ बोलने से पहले सात्विक थोड़ा सीरियस टोन में एव से बोला, हमें पता चल चुका है कि इन 2 दिनों में क्या क्या हुआ है। एव अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, सो वॉट? सात्विक उसके कंधे पर हाथ रखते हुए स्माइल करते हुए बोला, तो यही कि मेरे भाई शादी तो तूने कर ली, घर में कब सबको गुड न्यूज दे रहा है अपनी शादी की। एव थोड़े गर्म लहजे में बोला, किन्नू तुम्हें पता है कि क्या कैसे कब होगा, इसलिए अब मुझसे एक भी शब्द मत पूछना। ये कह वो उन दोनों को इग्नोर कर अपना लैपटॉप निकालकर बैठ जाता है और उसमें ऑफिस का काम करने लगता है। सात्विक और शिविन दोनों एव के कहने का मतलब अच्छे से समझते थे, इसलिए वो लोग भी आगे न बोलते हुए अपना अपना काम करने लगते हैं। और उधर धैर्य, वीर, शिवी, चिक्की इन लोगों का एक सब्जेक्ट अलग था तो वो लोग अलग क्लास में थे। उस क्लास में सिर्फ वीर और धैर्य ही थे क्योंकि चिक्की शिवी सबके साथ कैंटीन में थी और धैर्य वीर को एक यही क्लास में लड़कियों से खुलेआम फ्लर्ट करने का मौका मिलता था क्योंकि यहाँ उनके बिग ब्रदर्स जो नहीं होते थे। इसलिए धैर्य, वीर आराम से अपने डेस्क पर बैठे थे, उनके आगे पीछे 4-5 लड़कियों मधुमक्खी की तरह नाच रही थी और वो दोनों भी इसका पूरा फायदा उठ रहे थे। उधर कैंटीन में सात्विक और शिविन ने ड्रेस कोड और पार्टी थीम लड़कियों पर छोड़ रखा था कि ये सारी चीजें वही लोग डिसाइड करेंगी, इसलिए सभी एक ही टेबल पर बैठी थी और सबके आगे कॉफी और स्नैक्स रखे हुए थे, पर सिमी के आगे स्नैक्स की पूरी दुकान रखी हुई थी। सब उसे अजीब नजरों से ही देख रहे थे, पर सिमी एव के न होने का पूरा फायदा उठा लेना चाहती थी क्योंकि वो कभी बर्गर, पिज्जा, मोमोज, वेफर्स, कोल्ड ड्रिंक एक साथ न खाने देता। सिमी उन लोगों को ऐसे खुद को घूरता देख प्लेटफॉर्म पिज्जा का एक बाइट लेते हुए बोली, क्या हुआ सबको अब बताओ ना कि कैसे क्या होगा पार्टी में। उद्धरण चिन्ह। सब उसे फिर इग्नोर कर देते हैं और अन्वी सबसे कहती है, मैंने सोचा है कि पार्टी की थीम ब्लैक एंड वाइट रहेगी। ये कहकर वो सबकी तरफ देखने लगती है।
उसके आइडिया पर सिमी सबसे पहले खुश होते हुए बोली, हाँ अनवी ये सही है, लड़कों के लिए वाइट और लड़कियों के लिए ब्लैक। उसकी बात पर सब हामी भरते हैं और उसके बाद पार्टी की और सारी बातें करने लगते हैं। जब उन लोगों का सब डिसाइड हो जाता है तो सब कोल्ड ड्रिंक का साथ में एक चीयर्स करते हैं और हंसते हुए सब पीने लगते हैं। तभी चिक्की अपने में कुछ देखते हुए खुशी से खिलखिलाते हुए सबसे बोली, ओ माय गॉड, एडवर्ड का जो इस बार कॉन्सर्ट हुआ था वो इस टाइम का सबसे हॉट टॉपिक और वायरल सॉन्ग बन चुका है। उद्धरण चिन्ह। एडवर्ड का नाम सुनते ही सिमी जल्दी से अपनी ड्रिंक नीचे रखती है और तुरंत चिक्की से फोन छीनते हुए उस न्यूज को देखने लगती है। उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसके छोटे से चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। चिक्की चिढ़ते हुए उससे अपना फोन लेती है और बोलती है, देखो क्यूटी, तुम्हारे पास चीकू भाई हैं तो हम जैसे सिंगल लोगों के लिए एडवर्ड को छोड़ दो, समझी। उद्धरण चिन्ह। सिमी मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हारे भाई एक नंबर के बोरिंग, खड़ूस, अकड़ू, जिद्दी, तानाशा और मॉन्स्टर है। उन्हें या तो ऑफिस का काम करना आता है या फिर मुझ जैसी क्यूट सी लड़की को अपनी नीली आंखों से डराना, और कुछ नहीं आता उन्हें। और मेरा एडवर्ड कितना क्यूट सा है, प्यारा सा है, कितना रोमांटिक है। उद्धरण चिन्ह। वो फ्लो में एव को कोसे जा रही थी और एडवर्ड की तारीफ किए जा रही थी और वहां बैठी सभी लड़कियों की जान अटक गई थी। वो सब कभी सिमी को देखते जो नॉनस्टॉप बोल रही थी, फिर उसके पीछे खड़े एव को जो बड़े ही ध्यान से अपनी तारीफ और बुराई दोनों ही सुन रहा था, और एव के साइड खड़े शिविन और सात्विक धीरे धीरे हंसे जा रहे थे, क्योंकि जिस इंसान के आगे कोई बोल नहीं पाता था उसी की इतनी बुराई, वो भी अब उसी की वाइफ से। चिक्की धीरे से सिमी को इशारे में चुप रहने का बोलती है, पर सिमी को एहसास नहीं था। वो उल्टा चिक्की को चुप कराते हुए क्यूट सी आवाज में बोली, चिक्की तुम्हें नहीं पता, अगर एडवर्ड से मैं कभी मिली न तो मैं तो पक्का उसे अपना दोस्त बना लूंगी और उसके साथ रहूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर एव की भौहें तन गई। भले ही खुद ही एडवर्ड हो, पर अगर उसकी जगह कोई और होता तो क्या ये पागल लड़की उसे अपना दोस्त बनाती। एव को अब गुस्से में देख सात्विक उसे शांत रहने का इशारा करता है और अनवी को कुछ इशारा करता है। अनवी जल्दी से सिमी से थोड़े तेज आवाज में बोली, सिमी मेरी प्यारी दोस्त, जरा पीछे तो देख लो एक बार। उद्धरण चिन्ह। सिमी पाउट करते हुए पीछे देखती है तो बस उसकी आंखें एव की खतरनाक आंखों से मिल जाती है और वो तुरंत डर से अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। एव उसे ही घूर रहा था। सिमी जल्दी से बचते हुए जबरदस्ती हंसते हुए बोली, वो आप कब आए, मैं आने ही वाली थी, आपको क्या जरूरत। सिमी से तो आगे बोला ही नहीं जा रहा था क्योंकि एव की तीखी नजरें सिमी पर थी। वो उसे कुछ कहने ही जा रहा था कि उसका फोन रिंग हुआ। एव ने अपना फोन देखा, उसके बाद सिमी को जो अपने आहाना दी और अनवी के पीछे अब तक छुप चुकी थी। वो सात्विक और शिविन को चलने का इशारा करता है। वो दोनों समझ जाते हैं कि कुछ जरूरी काम ही होगा। एव जाते हुए सिमी से सख्त आवाज में बोला, तुमसे मैं घर पर मिलता हूँ। उद्धरण चिन्ह। सिमी अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी। उसे इस वक्त खुद को ही मार डालने का मन कर रहा था। ये कहकर एव और बाकी सब चले जाते हैं। फिर अनवी जल्दी से सिमी को डांटते हुए बोली, सिमी कब बड़ी होगी, तुम अभी तक बचपना करती हो, तुम्हें पता है ना कि एव भाई को बिल्कुल तुम्हारा किसी लड़के के बारे में सोचना तक नहीं पसंद, पर फिर भी तुम। सिमी मासूम सी आवाज में बोली, वो मॉन्स्टर है, उन्हें कभी मेरा कुछ नहीं पसंद होता। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो अपने बर्गर के बचे लास्ट पीस को उठाकर अपने मुंह में भर लेती है। सब उसे देखकर लाचारी से अपनी गर्दन हिला देते हैं। इसी तरह सारी क्लास खत्म हो जाती है और सभी पार्टी की तैयारी भी कर लेते हैं, क्योंकि कल ही पार्टी थी और सबको इनवाइट भी कर दिया गया था और थीम और ड्रेस कोड भी बता दिया गया था। सभी को वो पसंद आया था और सभी कल के लिए खुश थे। और सिमी, अनवी, आहाना, चिक्की, शिवी सभी मॉल चले जाते हैं कल की पार्टी के लिए कपड़े खरीदने। शाम का वक्त। वाधवा इंडस्ट्रीज। एव का केबिन। एव अपने किंग साइज चेयर पर किसी प्रिंस के जैसे बैठा था। सामने सात्विक, शिविन और उसका पीए शुभम बैठे हुए थे।
सात्विक बोला, इस बार सभी चल रहे हैं। बनारस तो अच्छा हुआ ये खबर पहले ही मिल गई वरना। एव उसकी बात बीच में ही काटते हुए रौबीले अंदाज में बोला, वरना कुछ भी नहीं होता। क्योंकि मैं उन सब की छोटी सोच से आगे का काम करता हूँ। और इस बार अगर वो खुलकर सामने आया तो मैं उसे वही मौत दूंगा। सात्विक, शिविन और शुभम भी अपना हाँ में सर हिलाते हैं। एव बिना किसी इमोशन के शुभम और शिविन से बोला, तुम सब भी चल रहे हो हमारे साथ। उद्धरण चिन्ह। वो एव का एक ऑर्डर था। शिविन मजाकिया अंदाज में बोला, तो तुझे क्या लगा इतनी शानदार ट्रिप में तुम सब अकेले जाओगे? उद्धरण चिन्ह। एव उसे घूर कर देखता है तो शिविन चुप हो जाता है। इसी तरह रात हो जाती है। लूथरा विला में समीर अपने स्टडी रूम में काम कर रहा था। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। कॉल में नाम देखकर समीर खुश होकर कॉल उठाता है तो उधर से एक लड़की की मीठी सी प्यारी सी आवाज आती है, छोटे मैं आज सुबह 5 बजे तक आ जाऊंगी, तुम लेने मत आना, बस कार भेज देना। उद्धरण चिन्ह। समीर मुस्कुराते हुए बोला, दी मैं आऊंगा आपको लेने, आप बस एक मैसेज कर देना। उद्धरण चिन्ह। कायरा हंसते हुए ओके बोल देती है और समीर भी उसके बाद कॉल कट कर देता है। वाधवा मेंशन में सभी लड़कियों शॉपिंग करके आई और सीधे डिनर करके अपने अपने बेड पर पड़ गई। क्योंकि सब काफी थक गई थी। सिमी ने तो कपड़े तक चेंज करने की जहमत नहीं उठाए और ऐसे ही उसी कपड़ों में सो गई। रात के करीब 12 बजे सिमी का रूम का लॉक खुलता है और एक लंबी चौड़ी परछाई उसके रूम के अंदर आती है और सीधे सिमी के बेड की ओर जाती है और अपने नीली मगर शांत आंखों से सिमी को अनमने ढंग से सोते हुए देखने लगता है। वो एव था। एव सिमी को अपनी गोद उठाता है और सिमी गहरी नींद में थी इसलिए उसे पता नहीं चलता। वो भी एव की गोद में बच्चे की तरह लिपट जाती है और उसके सीने से लग जाती है। एव के चेहरे पर एक स्माइल थी। सिमी के ऐसे करने पर वो सीधे सिमी को अपने रूम में ले जाता है और उसे अपने ऊपर अच्छे से लिटाकर उसके फूले हुए गालों को सहलाते सहलाते सो जाता है। एव को अब सिमी के बगैर नींद नहीं आती थी, उसकी आदत पड़ चुकी थी सिमी के साथ सोना। और सिमी भी जैसे अब एव की बाहों में अच्छे से सो रही हो क्योंकि उसके फेस अब एक प्यारी सी स्माइल थी। अगली सुबह 5 बजे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक लड़की जो काफी सुंदर और मैच्योर लग रही थी, वो अपना लगेज लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकल रही थी। उसने फुल लेंथ पर्पल कलर का ड्रेस पहन रखा था, आंखों में गॉगल्स थे। काफी अच्छी हाइट के कारण वो एक मॉडल लग रही थी। वो कायरा लूथरा थी। वो एयरपोर्ट से बाहर ही निकल रही थी और समीर को लोकेशन सेंड कर रही थी जो उसे लेने आया था। तभी वो ध्यान नहीं देती और एक 28 साल के लंबे चौड़े आदमी से टकरा जाती है। वो आदमी जल्दी से कायरा को अपनी बाहों में कस लेता है जिससे कि वो गिरे ना। कायरा भी उसे पकड़ लेती है। वो आदमी तो कायरा की पर्सनैलिटी और खूबसूरती ही देखता रह गया। हालांकि उस आदमी ने गॉगल्स पहन रखा था और बिजनेस शूट भी उसने पहन रखा था। वो भी काफी मैच्योर और हैंडसम लग रहा था। कायरा को जब फील होता है कि किसी ने उसे कमर से पकड़ रखा है तो वो जल्दी से उस आदमी से दूर होती है और उसे देखते हुए बोली, ओह आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं आपको। वो आदमी स्माइल करते हुए बोला, इट्स ऑक। ये कह वो आदमी अपने असिस्टेंट जो उसका लगेज लिए था उसके साथ बाहर निकल जाता है। कायरा उसके चार्मिंग पर्सनैलिटी और आवाज को ही सुनती रह जाती है। तभी वहां समीर आकर उन्हें हग करते हुए बोला, वेलकम इन इंडिया दी। उद्धरण चिन्ह। कायरा होश में आती है और मुस्कुराते हुए समीर को हग करती है। फिर वो बोली, छोटे घर ले चल, जल्दी माँ से मिलना है। समीर स्माइल करते हुए जवाब देता है, और फोकस दी चलिए। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो अपने नौकर को कायरा का लगेज देता है और दोनों BMW में बैठकर लूथरा विला निकल जाते हैं। इधर वो आदमी जब बाहर निकलता है तो सामने ही उसे एक हैंडसम सा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला लड़का अपने कार के पास दिखता है। हालांकि उस लड़के के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, हमेशा की तरह इमोशनलेस ही था। पर उस आदमी को देखते ही वो हल्की सी स्माइल करते हुए उसके गले जा लगा। वो आदमी भी उसे प्यार से गले लगा लेता है।
फिर वो आदमी बोला, कैसे हो चीकू? उद्धरण चिन्ह, वो लड़का और कोई नहीं एव ही था। एव उससे अलग होते हुए बोला, ठीक हूँ भाई, आप कैसे हो? उद्धरण चिन्ह, वो आदमी सार्थक वाधवा था, भार्गव वाधवा का इकलौता बेटा, जिसे भार्गव वाधवा कहता था कि उसका बेटा वाधवा खानदान को ही मानता था और अपने पिता से नफरत करता था। सार्थक बोला, मैं ठीक हूँ, पर तुझे आने की क्या जरूरत थी? एव सार्थक की बहुत इज्जत करता था। बिजनेस और अंडरवर्ल्ड के बहुत से काम उसने सार्थक से ही सीखा था, इसलिए वो खुद उसका लगेज कार में रखते हुए बिना किसी भाव के बोला, भाई आप आओ और मैं लेने ना आऊं, ऐसा कभी हुआ है? उद्धरण चिन्ह, सार्थक हंसने लगता है और वो दोनों कार में बैठकर सार्थक की बंगले की ओर निकल जाते हैं। सुबह 7 बजे जब सिमी की आंख खुलती है तो वो अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से अपनी आंखों को मलते हुए बेड से उठती है, पर वो एव का रूम देखकर शॉक्ड हो जाती है। फिर खुद से ही मुंह फुलाते हुए बोली, इसका मतलब रात को उन्होंने मुझे यहाँ लाया था। कितने बुरे हैं वो। फिर वो अपने आसपास देखती है, उसे एव कहीं नहीं दिखता। वो खुश हो जाती है और तुरंत अपने रूम में चली जाती है। आज फ्रेशर्स पार्टी थी तो सभी शाम को कॉलेज जाने वाले थे। एव जब घर आता है तो सारिका जी उससे पूछती है, आ गया सार्थक, उसे यहाँ क्यों नहीं लाया? एव ऊपर अपने रूम में जाते हुए बोला, वो कल आएंगे यहाँ, अभी उन्हें कुछ बिजनेस का काम है। उद्धरण चिन्ह, सारिका जी खुश हो जाती है कि कम से कम कल तो सार्थक आएगा ही, क्योंकि सार्थक को सभी घर वाले मानते थे। मेनका वाधवा जो उनकी सारी बातें सुन रही थी, वो गुस्से से दांत पीसते हुए खुद से बोली, भाई साहब अपने बेटे को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, पता नहीं मेरा काम कैसे होगा। उद्धरण चिन्ह, एव को सिमी कीजा से जाना था पार्टी में, वो उसे कतई अकेले नहीं जाने देने वाला था, इसलिए आज वो घर से ही काम कर रहा था जिससे शाम को साथ ही कॉलेज जाए। इसी तरह शाम हो जाती है और पार्टी में जाने की तैयारी भी होने लगती है। तो क्या होगा इस